नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नैनीताल जनपद की बहुप्रतीक्षित कैंचीधाम बाईपास परियोजना तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने नैनीताल दौरे के दौरान सैनिटोरियम राती घाट बाईपास का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आगामी पर्यटन सीजन से पहले मार्ग खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंचीधाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यातायात देना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे वर्षों पुरानी जाम की समस्या का स्थायी समाधान होगा। में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैंचीधाम नीमकरोली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों में, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, अल्मोड़ा जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले, कौसानी जाने वाले, या मैं कहूँ कि इधर से पिथौरागढ़ का भी रास्ता यहाँ से होकर जाता था, जागेश्वर धाम से लेकर अनेक स्थान इस रास्ते से ही होकर जाते हैं। तो ये पुल बन जाने से और इस प्रकार का ये बाईपास बन जाने से ये चूंकि सीधे लोगों के लिए बाईपास हो जाएगा, उनको इस जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा, और उसके कारण से जो आगे का जो पर्यटन है, आगे का जो स्थान है, वो भी बहुत प्रभावित हो रहा था। और इधर के सालों में थोड़ा ये भी देखने में आया कि यहाँ जाम होने के कारण से लोगों ने अपने कुछ प्रोग्राम भी अन्य स्थानों को बदले हैं। और मैं पिछले दिनों कौसानी भी गया था और गरुड़ गया था, बागेश्वर जनपद का मेरा दौरा था, रानीखेत का, अल्मोड़ा का। तो वहाँ के सभी पर्यटन से जुड़े हुए हमारे कारोबारियों ने, होटल व्यवसायियों ने, या जो जिनके भी काम चलते हैं, उन सभी लोगों ने मुझे कहा। तो हमारा प्रयास क्योंकि पहले से चल रहा था, अब जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुविधा होगी क्षेत्रवासियों के लिए भी और बाहर से आने वाले लोगों के लिए। चौदह यात्रा के लिए सरकार वहीं इस दौरान सीएम धामी ने यूसीसी पर भी बयान दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पार्टी का काम हमेशा चलता ही रहता है और हम प्रयास करते हैं कि जनता से जो हमने वायदे किए हैं, जो वचन दिया है उनके साथ, वो वचन हम पूरे करें। और जैसे हमने यूसीसी एक वचन था हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, 2022 के आम चुनाव में हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में इस चुनाव में गए थे, और हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये वचन दिया था कि हमारी नई सरकार का गठन होते ही हम यूसीसी को लागू करेंगे। और हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश के किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, चार धाम का प्रदेश, आदि कैलाश से लेकर हमारे अनेक स्थान यहाँ पर हैं। तो यहाँ रहने वाले, देवभूमि में जो भी निवास करता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, जाति का हो, पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका प्रावधान किया था, अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। और हमने जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के वचन दिया था, वो वचन हमने पूरा किया है। और एक साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने का पूरा हो रहा है। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जब यूसीसी हम लागू करने की तैयारी कर रहे थे, हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी हमको उसमें स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो तमाम तरह से जो मैं कहूँ कि हर बात पर जो लोग विरोध करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार अफवाहें फैलाते थे, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम करते थे, और किसी न किसी बहाने कहते थे कि हम किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाए हैं। लेकिन आज एक साल होने के बाद जिस प्रकार से लोगों ने लाखों की संख्या में आकर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार से यूसीसी का
एक शानदार परिणाम लोगों के सामने निकल कर आया है। सभी की सुरक्षा के लिए, सभी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सबके किसी को कहीं परेशानी न हो, उस दिशा में यूसीसी ने सबकी जो अफवाहें थी, जो संदेह था, उसको भी दूर करने का काम किया है। हम इसको यूसीसी दिवस के रूप में 27 जनवरी को पूरे राज्य के अंदर अलग-अलग स्थानों पर इसके कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जन-जन तक हमारा यूसीसी पहुंचे। एक ग्रामीण होमगार्ड विभाग में सामने आए वर्दी घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा और सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई करेगी। सुनिए क्या कुछ कहा। ये हमने बिल्कुल पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो कोई भी उसमें जो है समझौता नहीं होगा और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। ऐसा ही प्रकरण ये होमगार्ड में भी आया है और प्रारंभिक रूप से सस्पेंशन की कार्रवाई की है और उसमें जांच कमेटी नियुक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि अब तक 300 से अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कड़े फैसलों से घबराकर विपक्ष जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया है और साबित किया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं है और उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा। अब तक करीब जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए लोग हैं उनको करीब 300 से अधिक लोगों को जेल में डालने का अगर काम किसी ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश की जनता से पहले वादा किया है कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचार रहेगा, उस अभियान को उनके द्वारा लगातार जारी रखा गया है। और इसी के तहत होमगार्ड विभाग में जिस तरह से जो घोटाला सामने आया उसके जांच बैठा दी गई है और प्रथम दृष्टया जो उच्चाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते उनको निलंबित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और उत्तराखंड राज्य में स्पष्ट संदेश आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचारी की कोई जगह नहीं है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को अतिक्रमण नोटिस मिलने के बाद बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आती दिख रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी खींचतान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल के 5 पद अब तक खाली हैं और कई मंत्री मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लग गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में जबरदस्त आपसी टकराव है जो अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। गुटबाजी तो सबको सब दिखाई दे रही थी पहले से ही, साफ साफ जो है 5 मंत्रिमंडल के रिक्त स्थान इसीलिए तो नहीं भरे जा सक रहे हैं और बहुत सारे लोग दौड़ लगाने में हैं। कई लोगों की तो पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई है देखते देखते कि कब अंगूर का गुच्छा आएगा नीचे और हमारे मुंह में गिरेगा। हमारे मंत्रिमंडल के कई 2-3 सदस्य लगभग हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में कई दिनों से सम्मिलित हैं। कुछ लोग जो बाहर भी हैं वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सम्मिलित हैं। तो भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए भी फुटबॉल हो रही है, सर फुटबॉल हो रही है। और जो कुछ ये प्रकरण में सामने आया है उससे ये इतना जरूर हुआ है कि जो गुटबाजी थी भाजपा की उसमें जो धूल झड़ी पड़ी हुई थी, ढकने का प्रयास किया जा रहा था, वो सारी धूल उड़ गई है। आप लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा में कितना झगड़ा है। देहरादून बीजेपी से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को अतिक्रमण नोटिस मिलने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस प्रकरण के बाद बीजेपी में गुटबाजी की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इसे अनुशासनहीनता से इनकार करते हुए सामान्य राजनीतिक मुलाकात बताया।
उन्होंने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिलना स्वाभाविक है और इससे गुटबाजी का अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। पार्टी का लक्ष्य 2027 में हैट्रिक लगाना है और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश सभी के लिए बाध्यकारी हैं। देखिए, इसमें अनुशासनहीनता जैसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे शीर्ष नेता उनसे मिलने जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से कोई अपना कार्यकर्ता है उसमें मिलना जुलना ये लगा रहता है। पहले भी मिलते थे, कल भी मिलने का प्रयास हुआ और आगे भी मिलते जुलते रहेंगे। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक उनके समर्थकों की बात है कि स्वाभाविक रूप से किसी भी नेता के, क्योंकि वो एक लंबे समय से राजनीति में है और उनका एक अपना अच्छा जनाधार है, इसके कारण से वो निरंतर वहाँ से विजयश्री प्राप्त करते आते हैं। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को जैसा लगा होगा तो वो समर्थक उनके आवास पर वहाँ पर गए थे। और हमारे नेताओं का मिलने से वो कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई अर्थ नहीं निकाला जाए कि जिससे कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार के मतभेद है। हमारी पार्टी सब एकजुट है, एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता हैं। अनुशासन हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है और मैं समझते हैं कि जैसा जैसा निर्देश पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं को होता है उसी के अनुरूप सब लोग काम करते हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उस चुनाव को हम कैसे जीता जाए, कैसे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगा जाए, उस दिशा में हम लोग काम। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के तौर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी का नाम सामने आने के बाद अब बीजेपी मुख्यालय पर लगे नए बैनर पोस्टरों में उनकी फोटो न होने से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इसे पार्टी प्रोटोकॉल बताते हुए सफाई दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पोस्टर में फोटो लगाना या न लगाना बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन संभव है कि विवाद से नुकसान के आकलन के बाद यह फैसला लिया गया है। किसी पोस्टर पर किसी की फोटो लगाना न लगाना उनके संगठन का अपना विवेक है, हम उसमें नहीं कहना चाहते। लेकिन हो सकता है कि अंदर अंदर वो लोग मान रहे हों कि इस प्रकार के विवादित व्यक्ति की फोटो लगाने से उनकी पार्टी का नुकसान और फायदे का आकलन करने के बाद शायद उन्होंने ये निर्णय लिया हो, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन गृह मंत्री जी के 2 दिन हरिद्वार और वनंतरा रिजॉर्ट के बहुत करीब होने के बावजूद भी उन्होंने प्रदेश की सरकार को कुछ नहीं कहा, और क्या कहा होगा तो सामने नहीं आया। हम चाहते हैं कि इस मामले में, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में, अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आकर हरिद्वार में आकर अगर सरकार को कुछ निर्देश दिए हों तो सरकार उन निर्देशों को भी सार्वजनिक करे। गणतंत्र दिवस को लेकर जनपद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों, सार्वजनिक स्थलों और जनपद सीमाओं पर सघन चेकिंग के साथ साथ पुलिस बम निरोधक और एंटी सबोटाज टीमें तैनात रहेंगी ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बाद लगातार देश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और अलर्टनेस बढ़ाने की जरूरत लगातार रही है। पूर्व में भी हरिद्वार पुलिस लगातार सभी जगह पे, बॉर्डर पॉइंट्स पे, रेलवे स्टेशन या जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहाँ पर चेकिंग के हम लोग अभियान चलाते रहे हैं। वेरिफिकेशन की कार्रवाई हमारी चलती रही है। इस बार भी हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी थाना प्रभारियों के संबंध में निर्देशित किया गया है। सर्कल अफसर, एसपी, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त में, लगातार चेकिंग में रहेंगे और अगर किसी व्यक्ति को कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है तत्काल हरिद्वार पुलिस को 112 के माध्यम से अवगत कराएं ताकि आगे की जो भी कार्रवाई की जा सके। देहरादून और टिहरी जनपदों में खराब मौसम और बर्फबारी के चलते कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र कल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने सुरक्षा को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और उन्हें पवित्र स्नान से रोका गया। कांग्रेस ऐसे धार्मिक भावनाओं की अवमानना और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए सरकार से पूरे मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की है। मौनी अमावस्या के दिन हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हमारे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके साथियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया
शंकराचार्य महाराज को स्नान नहीं करने दिया, साधु संतों को और बहुत कम उम्र के साधुओं को बाल खींचकर घसीटा गया, पीटा गया और उसके बाद उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है। तो आज हिंदू धर्म की बात करने वाली पार्टी की जहां सरकार है, वहां हिंदू धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के साथ जब दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो देश में क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। आज हम सब लोगों ने शंकराचार्य जी के समर्थन में पूरे प्रदेश में, देश में मौन व्रत किया है। उसी के तहत आज हम सब लोगों ने खटीमा शनि मंदिर पे 2 घंटे का शंकराचार्य जी के समर्थन में मौन व्रत किया। रुड़की के लाठरदेवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें पक्ष के पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं घायलों को पहले रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर किया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और मामले की जांच की जा रही है। हुआ कैसे हुआ जी? इनको क्षेत्र रखा था वहाँ, तो मैं गाना मैंने जैसे बाइक रोक के पीछे तो आगे मेरे बजा दिया एकदम। 20 जने जी। किस बात में हुई लड़ाई? पहले छोटा भाई है मेरा, एक वो छोटा उन्होंने बच्चों में बजी थी, तो कोई बात नहीं, सूरज गया तो पापा ने बजा दिया, तो उसको घर ले आए थे। फिर जब बिना बात ना कुछ पापा वहाँ कहीं जा रहे हो गए, तो चाय पीने रुक गए अड्डे पे, इन्हें बहुत मारा उन्होंने। अच्छा, क्या हथियार थे उन पर जी? चाकू भी थे, तलवार भी थी, फावड़ा भी था, मेरा मार रखा फावड़ा सिर में। चलो भाई चलो बंद करो। देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। परेड ग्राउंड में होने वाले भव्य आयोजन को सुव्यवस्थित और गरिमामय बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने नोडल अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रवेश, बैठने, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध और त्रुटि रहित रहने के निर्देश दिए। वहीं समारोह का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा, जिसमें ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आगामी 77th हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कराया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी, और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है एक ग्रैंड सक्सेस रहे। तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियाँ हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेस करेंगी अपने बेस्ट वर्क्स, और कुछ और भी इसमें चीज़ें होंगी। तो इसको हम पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और इसको प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट करेंगे। गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में इस बार विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां देखने को मिलेंगी। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान ने बताया कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के उपलक्ष्य में विशेष झांकी तैयार की गई है, जिसमें उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया जाएगा। करीब 15 दिनों से चल रही तैयारियों के साथ सूचना विभाग का लक्ष्य इस बार भी प्रथम स्थान हासिल करना है। में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी, और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है राज्य गठन का जो रजत जयंती है, उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है, विषय वो है, और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है, और 25 तारीख तक दिन तक झांकी तैयार हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये झांकी, जैसे कि पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2024 में भी, 2025 में भी, और इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी झांकी, सूचना विभाग की झांकी, बहुत ही उत्कृष्ट हो। लक्सर के किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में स्वराज फाउंडेशन और नगर पालिका के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और करीब 1500 बेरोजगार युवाओं के चयन का दावा किया गया। हाई स्कूल, इंटर और ITI पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। संजीव ग्रुप नेटू
ये उनका अथक प्रयास है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जा करके कंपनियों से बात करी है और ये एक अच्छा प्रयास है जो कंपनी यहाँ आई है। अब देखते हैं रोजगार कितना दे पाती हैं। हजारों लोग लाइन में है, 1000 से भी ज्यादा होंगे। तो ये दर्शाता है कि भारत में बेरोजगारी बेनता बढ़ रही है। लोगों को आवश्यकता है रोजगार की और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। रोजगार मिलना ही चाहिए, रोजगार प्रथम प्रायोरिटी होना चाहिए। देखिए भाई साहब, बेरोजगारी को देखते हुए ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं एक रोजगार मेले की व्यवस्था कराऊं। हमारे साथ भाई साहब सेवरल फाउंडेशन वाले भाई साहब भी हैं। हम लोगों ने मिलकर इस मेले का आयोजन किया है। काफी कंपनियां भी यहाँ पे आई हुई हैं और सब बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है। जैसे जैसे बच्चों की क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और मेरा प्रयास है कि मैं भविष्य में आगे भी ऐसे प्रोग्राम करता रहूं ताकि बच्चों को रोजगार मिले, मेरे क्षेत्र के बच्चे बेरोजगार न रहे। लक्सर क्षेत्र में विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में हुई चोरी की वारदातों का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। लक्सर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 3 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।